क्या आप जानते हैं, हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाया जाता है, लेकिन दिवाली अक्टूबर और नवंबर के बीच में कोई दिन पे आती है। उसी तरीके से गुड़ी पाड़वा का भी कोई दिन फिक्स नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल को विशु और वैशाखी दोनों बनाई जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? आज के इस वीडियो में मैं हिंदू कैलेंडर के कुछ कैलकुलेशन के बारे में बताना चाहूँगा। इस राशि चक्र के माध्यम से मैं आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूँगा। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें सन की मूवमेंट, सूर्य की मूवमेंट, मून की मूवमेंट, चंद्र की मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों की मूवमेंट के बेसिस पे ही हमारा हिंदू कैलेंडर बना हुआ है। हिंदू कैलेंडर को इसके लिए लूनी सोलर कैलेंडर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सन की मूवमेंट और मून की मूवमेंट दोनों को कंसीडर करते हुए ये कैलेंडर बनाया है। सबसे पहले हम सन की मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सन जो है एक पोजीशन पे फिर से दोबारा आने के लिए वो 360 दिन लेते हैं। इन 360 दिन में सन हर राशि में ट्रैवल करते हैं। मेष से लेके मीन तक 12 राशियों को कवर करते हैं। अभी हम अगर 360 दिन को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 30 डेज मिलते हैं। तो ये जो 30 दिन होता है, सन एक राशि में 30 दिन रहते हैं। हर 30 दिन बाद वो एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। जब ये राशि का जो मूवमेंट होता है एक राशि से दूसरी राशि में, उसे हम संक्रांति कहते हैं। और अभी अगर हम देखें तो 14 अप्रैल को सन जो है एरीज राशि में प्रवेश करेंगे। ये फिक्स डेट होता है सन का ट्रैवल का। तो 14 अप्रैल को कौन सी संक्रांति होगी? मेष संक्रांति, क्योंकि मेष में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। अब मेष की जब संक्रांति होती है 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को हम फेस्टिवल बनाते हैं विशु और वैशाखी की, जो पंजाब में, बंगाल में, आसाम में, तमिल में इसे न्यू ईयर माना गया है। लेकिन 14 अप्रैल से पहले 21 मार्च को सन जो है इक्वेटर पे होते, उस दिन डे और नाइट इक्वल होता है। 21 मार्च जो है शाका कैलेंडर की शुरुआत बताई गई है। शाका कैलेंडर वो कैलेंडर है जो साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो साउथ इंडिया का जो कैलेंडर है 21 मार्च से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सन जो है एक हेमिस्फीयर से दूसरी हेमिस्फीयर में ट्रैवल कर रहे हैं। 21 मार्च में डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। तो हमने ये देखा कि 21 मार्च को शाखा कैलेंडर शुरुआत होता है। 14 अप्रैल जब सूर्य मेष राशि में एंटर करेंगे उस दिन एक न्यू ईयर बनता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक फेस्टिवल आता है। वो फेस्टिवल जो है मून के फेस के ऊपर डिफाइन होती है। तो अब थोड़ा मून के फेस के बारे में बात करते हैं। अभी हम मून के फेजेस के बारे में बात करेंगे। हमें पता है चंद्र के अलग अलग कलाएं होती है। एक पूर्णिमा का चंद्र है और एक जो है अमावस का चंद्र है। पूर्णिमा से अमावस तक 15 दिन होता है और अमावस से पूर्णिमा तक फिर से 15 दिन होते हैं। अभी हम थोड़े से अमावस्या को समझेंगे। अमावस कैसे होता है? सूर्य और चंद्र के बीच में जब धरती होती है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्र के बीच में होती है और चंद्र पे सूर्य की रोशनी जब नहीं पड़ती, पूरा अंधेरा छा जाता है, उस दिन अमावस होती है। और पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है और सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे सीधी पड़ रही होती है, उस दिन पूर्णिमा होता है। तो अमावस और पूर्णिमा के बीच में 2 पक्ष बांटे गए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या होता है? जो अंधेरा वाला चंद्रमा है, जो पूर्णिमा से अमावस की तरफ जो चंद्रमा बढ़ रहा है, उसे कृष्ण पक्ष कहा गया है। और अंधेरा अमावस से पूर्णिमा की तरफ जो पड़ रहा है उसे शुक्ल पक्ष कहा गया है। शुक्ल मतलब उजाला। तो उजाला वाला जो पक्ष है उसे शुक्ल पक्ष कहा गया है और जो अंधेरा वाला पक्ष है उसे कृष्ण पक्ष कहा गया है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अमावस से पूर्णिमा की तरफ जब बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और जब पूर्णिमा से अमावस की तरफ जो चंद्रमा पड़ रहा है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो हमने चंद्रमा की मूवमेंट देखी। अमावस से पूर्णिमा तक जाने के लिए 15 दिन होते हैं। तो 15वें दिन पूर्णिमा होती है, तो हमें 15 तिथि मिलती है, उसको हम आगे देखेंगे। और पूर्णिमा से अमावस में जाने को 15 दिन लगते हैं, 14 तिथि और उसके बाद अमावस। अमावस के बाद का जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा जो है एक नई शुरुआत को दर्शाता है।
तो बहुत सारे फेस्टिवल जो है अमावस के बाद का जो न्यू मून होता है, जो अमावस के बाद जो चंद्रमा उग रहे हैं उस दिन पे डिसाइड होता है। तो हम फिर से अभी सन और मून की मूवमेंट को इस चक्र के माध्यम से समझेंगे। इक्विनॉक्स 21 मार्च को हमने देखा इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स के दिन एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा। इक्विनॉक्स के बाद जब सन की जो मूवमेंट है एरीज में आएगी 14 अप्रैल को, उस दिन विषु और वैशाखी की सेलिब्रेशन होगी। अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया अलग अलग सेलिब्रेशन होगी। उसके बीच में गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट होगा। गुड़ी पाड़वा कब सेलिब्रेट होगा? हमने ये देखा कि जब एरीज में, एरीज क्या है? पहली राशि है। जो पहली राशि में जब सन एंटर करता है तो एक न्यू बिगनिंग मानते हैं, विषु और वैशाखी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उस न्यू बिगनिंग से पहले मून की भी एक न्यू बिगनिंग हो रही है जिसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सूर्य जो है मेष राशि में जब एंटर करेंगे तो न्यू ईयर मनाते हैं। सूर्य की मेष राशि के एंट्री से पहले चंद्रमा चित्र नक्षत्र में शुक्ल पक्ष का पहला दिन बनाते हैं। उस दिन गुड़ी पाड़वा का सेलिब्रेशन होता है। सूर्य की पहली राशि में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन और सूर्य की पहली राशि से पहले जो न्यू मून जो निकल रहा है उसका भी एक सेलिब्रेशन होता है जिसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो सूर्य जब मीन राशि में होते हैं और पहली प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की चंद्र की चित्र नक्षत्र में होती है, उसे हिंदू कैलेंडर का चैत्र मास कहा गया है। तो वहाँ से हिंदू कैलेंडर का पहला महीना शुरुआत होता है। एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। एरीज जो है हमारे राशियों 12 राशियों की सबसे पहली राशि एरीज है। 14 अप्रैल को सूर्य जो है एरीज में एंट्री करेंगे तो उस दिन होगा मेष संक्रांति, क्योंकि जो भी राशि में जब सूर्य एंटर करते हैं उस दिन संक्रांति कहते हैं। तो मेष संक्रांति होगा। मेष संक्रांति के दिन हम वैशाखी और विषु का सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सूर्य की एंट्री से पहले चंद्रमा भी चित्र नक्षत्र में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। उस न्यू बिगनिंग को हम गुड़ी पाड़वा बनाते हैं महाराष्ट्र में, और वही गुड़ी पाड़वा का दिन जो है चैत्र मास की शुरुआत होती है। तो हिंदू कैलेंडर का जो पहला मंथ है चैत्र से है। और चैत्र क्यों है? क्योंकि सन अपनी शुरुआत करने से पहले चंद्रमा अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो चंद्रमा का जो शुरुआत है उससे चैत्र मास का शुरुआत होता है। तुला राशि में प्रवेश करने से पहले चंद्रमा फिर से एक शुक्ल पक्ष बनाएंगे वैशाखा नक्षत्र में। इस तरीके से हिंदू कैलेंडर का जो दूसरा महीना चालू होता है वैशाख से। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के अपने फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। चंद्रमा अपने 30 दिन कंप्लीट कर लेते हैं। विशाखा नक्षत्र से वैशाखा महीने का नाम रखा गया है। इसी तरीके से जब तुला राशि से मिथुन राशि की तरफ जब सूर्य बढ़ रहे होंगे, वैसे ही एक और शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी ज्येष्ठ नक्षत्र में। इसके लिए हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ नक्षत्र तीसरे महीने में है। जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष का जो निर्माण होता है जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के बेसिस पे हिंदू महीनों का नाम रखा गया है। आपको पता है दिवाली जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से 2 दिन पहले शुरुआत होती है। अभी हम देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर का नाम किस तरीके से है। हमने देखा कि जब सूर्य मीन से मेष की तरफ बढ़ रहे थे और चंद्र शुक्ल पक्ष बना रहे थे चित्रा नक्षत्र में, उससे चैत्र महीना का नाम रखा गया। जब सूर्य मेष से वृषभ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो शुक्ल पक्ष जो है, जब शुक्ल पक्ष होता है विशाखा नक्षत्र में होता है, उसके बेसिस पे विशाखा का नाम रखा गया। इसी तरीके से जो ये सोलर मंथ और लूनार मंथ रखे गए और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें हिंदू कैलेंडर मिलता है। हमारे हिंदू कैलेंडर में कुछ फेस्टिवल जो है वो सोलार मंथ के बेसिस पे है और कुछ फेस्टिवल जो है वो लूनार मंथ के बेसिस पे है। सोलार मंथ के बेसिस पे जो भी फेस्टिवल बनाए गए हैं उनके डेट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन लूनार मंथ के बेसिस पे जो फेस्टिवल्स बने हुए हैं उनके डेट्स में फ़र्क आता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। न्यू मून मतलब शुक्ल पक्ष का पहला दिन, उसके बाद संक्रांति, फिर शुक्ल पक्ष का पहला दिन, फिर संक्रांति, ये सीक्वेंस में हमारा हिंदू कैलेंडर का महीना चलता है। पहले न्यू मून होता है शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, उसके बाद संक्रांति। संक्रांति मतलब एक राशि से दूसरी राशि में सूर्यदेव का प्रवेश, फिर शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, फिर संक्रांति। इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलते हैं। लेकिन हर 3 साल बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा,
फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उसके बाद संक्रांति और फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। जब ये सीक्वेंस चेंज होता है हर 3 साल में, उस दिन हम अधिक मास कहते हैं। तो मतलब हम ये कहते हैं कि एक महीना जो है वो बढ़ गया है, और उसी के वजह से हर साल, हर 3 साल बाद कुछ डेट्स में, कैलकुलेशंस में फ़र्क आ जाते हैं। और 19 साल बाद में क्या होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, फिर संक्रांति, उसके बाद और एक संक्रांति, और उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो ये 19 साल में एक बार होता है, और जब ये होता है उसे क्षय मास कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक महीने की जो है हम कम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन से हम बैलेंस पैदा करते हैं। तो इन डिफरेंसेस को जब हम कंसिडर करते हैं तो लूनर मंथ्स में जो है ना वेरिएशन आते हैं। इसके लिए जो डेट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, हर समय वेरी करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी तिथियों के बारे में। तो तिथि क्या होती है? तिथि ये होती है जब अमावस हुआ, अमावस के बाद पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं, और पूर्णिमा से अमावस तक 15 दिन होते हैं। तो इस 15 दिन में चंद्रमा जो है अपनी पोजीशन, अपने फेस को 14 बार चेंज करता है। तो ये जो 14 है उसे तिथि कहते हैं। 14 तिथि मतलब चेंज इन फेज ऑफ मून को तिथि कहा गया है। तो तिथि किस प्रकार के हैं? जब अमावस के बाद का पहला दिन है उसे क्या कहेंगे हम? शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा। उस तरीके से दूसरा दिन द्वितीय, तीसरा दिन तृतीय, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, और उसके बाद होता है पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद से फिर से प्रतिपदा से शुरुआत होती है। तो इस तरीके से जो 14 अलग अलग फेजेस ऑफ मून है उसे तिथि कहते हैं। और एक तिथि जो होती है वो 12 डिग्री की होती है। आगे आने वाले वीडियो पे मैं तिथियों पे बात करूँगा। हम कुंडली देख के कैसे बता सकते हैं कि जिसकी कुंडली है वो किस समय किस तिथि में पैदा हुआ है। इसी तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के सीक्रेट से आपको वाकिफ कराऊंगा। कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने रखूंगा। आशा करता हूँ इससे आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में आसानी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है वो सब तक पहुँचाया जाए।